हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने हॉब्स को स्टडी किया था और उसमें हमने कुछ चीज़ों को देखा था, जैसे कि हॉब्स का बायोग्राफी क्या है, हॉब्स की कुछ बुक्स देखी थी, उनके बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज हम सेकेंड पार्ट में हॉब्स को कंटिन्यू करने वाले हैं और इसमें देखेंगे कि हॉब्स के चिंतन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस थी जो हॉब्स को प्रभावित किया है, जिससे कि उसने विज्ञान का सहारा लिया या फिर उसने किन किन परिस्थितियों का उसके ऊपर या उसके चिंतन पर प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो हॉब्स के चिंतन पर प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? तो विज्ञान का विकास, इंग्लैंड का गृह युद्ध और संपर्क और यात्राएं, ये ऐसी चीजें थी जो हॉब्स के चिंतन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही थी। देखिए, हॉब्स के टाइम पे क्या हुआ, हॉब्स का जब जन्म हुआ तो आधुनिक युग की शुरुआत हो चुकी है। तो आधुनिक युग की विशेषता क्या है कि आधुनिक युग में मध्यकाल की चीजों को या जो अंधकार युग में जो चीजें चल रही थी उनको नकार दिया गया और यहां पर विज्ञान को आगे बढ़ाया गया, तर्क शक्ति को आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हैं, आधुनिक युग की विशेषताएं हैं। अब देखिए, नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का प्रारंभ हो चुका है हॉब्स के जन्म के समय। ठीक है, और इसके साथ साथ देखिए, नवीन चीजों का या नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का विकास मैकियावेली के टाइम पे भी हो चुका है। तो मैकियावेली के ऊपर भी अपने एज का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है और हॉब्स के टाइम पे भी अपने उसके चिंतन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। तो हर थिंकर्स के चिंतन पर उसके समय की परिस्थितियों का प्रभाव जरूर पड़ता है, इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसी में, उसे मध्ययुगीन दर्शन के प्रति क्या थी, घृणा हो गई थी। विज्ञान के प्रति उसका आकर्षण हॉब्स का बढ़ चुका था, इसीलिए उसके चिंतन पर विज्ञान का प्रभाव दिखाई देता है और मध्ययुगीन का वह विरोध करता है। जो मध्ययुगीन में, जैसे मध्यकाल में जो धर्म का प्रभाव था, चर्च का प्रभाव था, ठीक है, अंधविश्वासों का प्रभाव बना हुआ था, इन सब चीजों को क्या कर दिया हॉब्स ने, नकार दिया, इन सब चीजों को नहीं माना अपने चिंतन में। हॉब्स गैलीलियो के गति नियम से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसे अपने राजनीतिक चिंतन का आधार बना लिया। आप देखोगे कि हॉब्स के राजनीतिक चिंतन का आधार क्या है, गति है। यहां तक कि हॉब्स कहता है कि मानव का स्वभाव जो होता है वह गति के द्वारा ही निर्धारित होता है। ठीक है, गति के द्वारा ही निर्धारित होता है। तो कहीं ना कहीं यह हमें देखने को मिल रहा है कि उसके चिंतन पर विज्ञान का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिल रहा है। फिर विज्ञान के साथ साथ उसने क्या क्या बोला कि अब देखिए, उसके चिंतन पर दूसरा प्रभाव क्या पड़ रहा है, इंग्लैंड का गृह युद्ध, यानी इंग्लैंड की ऐसी परिस्थितियां थी जो क्या था, इंग्लैंड का वातावरण बिल्कुल गृह युद्ध में बदल चुका था और ऐसे समय में हॉब्स का जन्म हुआ और हॉब्स ने खुद कहा कि मैं और भय, ठीक है, दोनों जुड़वा भाई एक साथ पैदा हुए। इसका मतलब होता है कि जब हॉब्स का जन्म हुआ तो इंग्लैंड में सभी लोग भयभीत थे, वहां पर भय का माहौल था। ऐसे में भयभीत लोगों को देखकर या वहां की जो ब्रिटेन की परिस्थितियां थी उन सबको देख करके हॉब्स के चिंतन पर क्या है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसने मानव स्वभाव के बारे में कुछ ऐसी व्याख्याएं की या फिर उसने अराजकता की ऐसी संरचना की जो हम लेवियाथन के रूप में या फिर हम जो राज्य के निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो इंग्लैंड का गृह युद्ध देखते हैं क्या क्या है। दूसरी परिस्थिति थी तत्कालीन इंग्लैंड की अस्थिर राजनीतिक दशा। अब देखिए, इंग्लैंड में क्या है, हॉब्स के समय इंग्लैंड में राजनीतिक व्यवस्था क्या है, अस्थिर है, यहां पे स्टेबिलिटी पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं है। तो हॉब्स चाहता है कि पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी आए, स्थिरता आए राजनीति में, और स्टेबिलिटी लाने के लिए वो क्या करता है, एक निरंकुश राज्य की स्थापना को आवश्यक मानता है। हॉब्स कहता है कि जब तक एक निरंकुश शासक या एक निरंकुश राज्य नहीं आएगा तब तक पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी और जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी राजनीतिक चिंतन में तब तक ये अराजकता का माहौल बना रहेगा, अनार्की सिस्टम बना रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, उस समय इंग्लैंड में निरंकुश राजतंत्र की समर्थक और विरोधी दो प्रकार की विचारधाराओं में तीव्र संघर्ष भी हो रहा था जब हॉब्स का जन्म चल रहा था, या कह लें कि जब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था तो उस समय क्या हो रहा था, इंग्लैंड में ही बहुत ज्यादा संघर्ष शुरू हो चुका था, जैसे कि राजतंत्र को लाया जाए या फिर राजतंत्र का विरोध किया जाए। ठीक है, तो दो चीजों का उसमें आपस में संघर्ष चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं,
इससे इंग्लैंड में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण विद्यमान था इंग्लैंड के गृहयुद्ध के कारण। फिर इंग्लैंड के गृहयुद्ध के समय ही क्या हो रहा था, यह नए युग आर्थिक परिवर्तनों का युग भी था। इसमें क्या हो रहा था और चीज, इसमें सामंतों के खिलाफ व्यापारी वर्गों का उदय हो रहा था, लेकिन व्यापारी वर्गों को किसी भी प्रकार का राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। यह भी आपको ध्यान रखना है कि अब देखो इंग्लैंड में गृहयुद्ध बहुत सारी कमियों के कारण हो रहा है, बहुत सारी चीजें एक साथ घटित हो रही है इंग्लैंड में, जिसकी वजह से इंग्लैंड में गृहयुद्ध शुरू हो चुका है। इसके पीछे एक तो सामंतवाद का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ चुका था, ठीक है, और नए या जो मध्यम वर्ग की, ठीक है, मध्यम वर्ग के लोग जो थे उनका अब क्या हो रहा है, यहाँ पे उदय भी हो रहा है, और मध्यम वर्गों को कोई भी पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिला हुआ था यहाँ पे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है। अब देखिए इस गृहयुद्ध के कारण जनजीवन असुरक्षित हो गया है। हॉब्स ने अपने समय व असुरक्षा और अराजकता की इन भावनाओं के दमन के लिए एक सर्वशक्तिशाली और निरंकुश राजतंत्र की अपनी रचनाओं के द्वारा प्रबल समर्थन करता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हॉब्स उदारवादी विचारक तो है, हॉब्स व्यक्तिवादी विचारक तो है, ठीक है। हॉब्स ने व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए एक राज्य का निर्माण किया, एक समझौते का निर्माण किया। तो इसका मतलब है कि हॉब्स क्या है, हॉब्स जो है व्यक्तिवादी विचारक है, उदारवादी विचारक है। लेकिन आप यह भी साइड में सोच रहे होंगे कि सर हॉब्स ने व्यक्तिवाद का समर्थन किया, व्यक्ति के अधिकार प्राणों की सुरक्षा के लिए तो इसने बात की, लेकिन कहीं ना कहीं इसने निरंकुश राज्य का भी समर्थन कर दिया। तो बिल्कुल किया इसने निरंकुश राज्य का समर्थन। देखिए निरंकुश राज्य का समर्थन उसने अपनी मनमर्जी से नहीं किया, बल्कि इंग्लैंड की गृह युद्ध की या इंग्लैंड की ऐसी परिस्थितियां थी उसके जन्म के समय, जिससे मजबूर होकर उसने ऐसी कल्पना की कि हमें एक ऐसे राज्य का निर्माण करना चाहिए या फिर हमें एक ऐसे शासक का निर्माण करना चाहिए जो क्या हो, बिल्कुल निरंकुश हो, और जिसके अंडर में सारी संस्थाएं उसी के अंडर में आती हूं, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हो, चाहे वो राजनीतिक संस्थाएं हो, चाहे वो आर्थिक संस्थाएं हो। हर प्रकार की संस्थाएं जो हैं वो राज्य के अंडर में आएंगी, राज्य के अंतर्गत ही कार्य करेंगी, ठीक है। तो राज्य ही क्या इसने बता दिया, राज्य को इसने सर्वोच्च संस्था स्थापित करने की बात की। इसने कहा कि राज्य क्या होगा, राज्य सर्वोच्च होगा और राज्य के अधीन ही सारी संस्थाएं काम करेंगी। तो इसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यह चाहता है कि जो अराजकता का माहौल इंग्लैंड में फैला, दोबारा ऐसी माहौल या दोबारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न न हो। दोबारा ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न तब नहीं होगी, हॉब्स कहता है, जब एक निरंकुश शासक आएगा या फिर एक शक्तिशाली राज्य का जब तक निर्माण नहीं होगा। तभी उसने क्या किया, उसने एक कल्पना की सामाजिक समझौते का, ठीक है। सामाजिक समझौते में उसने क्या किया, एक निरंकुश राजा या एक निरंकुश शासक या कह लें एक लेवियाथन के निर्माण की बात की, या कह लें एक राज्य के निर्माण की बात की, ठीक है। और वह राज्य ऐसा शक्तिशाली राज्य होगा जो क्या करेगा, जो लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा। तो ये चीजें उसकी परिस्थितियों से प्रभावित है, इंग्लैंड का गृह युद्ध। फिर इसके साथ साथ हॉब्स की रचनाओं में या हॉब्स के चिंतन पर यात्राएं और बहुत सारे लोगों से इसने संपर्क किया, जिसने इसको बहुत ज्यादा प्रभावित किया। जैसे हॉब्स को यूरोपीय यात्राओं तथा विभिन्न संपर्कों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया। शैक्षणिक भ्रमण के उद्देश्य से यूरोपीय महाद्वीप की यात्रा कई बार इसने की, और वहां पर इसकी चिंतन की धारा को निर्धारित करने में इन भ्रमण महत्वपूर्ण स्थानों ने का बहुत ज्यादा योगदान है, ठीक है। फिर इसी भ्रमण काल में उसने इटली में गैलीलियो से मिला, और पेरिस की फ्रेंच दार्शनिक डेकार्टे के मित्र से इसने मुलाकात की या उसके संपर्क में ये आया, और उसके चिंतन पर यात्राओं से जो वैज्ञानिक संपर्क हुए, जो गैलीलियो का प्रभाव है, इन सब चीजों का प्रभाव कहीं ना कहीं इसके चिंतन पर भी दिखाई दे रहा है। इस यात्रा में हॉब्स को यह अनुभूति हुई कि प्रकृति में गति क्या है, सर्वव्यापक है। ये चीज ध्यान रखना आप, हॉब्स के अनुसार प्रकृति में क्या है, गति सर्वव्यापक है, और समस्त भौतिक जगत जो है मानसिक प्रक्रिया का गतिमान है, ठीक है। मानसिक प्रक्रिया क्या है, गतिमान है। फलस्वरूप हॉब्स विश्व को यंत्रवत समझने लगा, जिससे समस्त घटनाएं परमाणुओं की तरह गतिशीलता के रूप में विद्यमान है। अब देखिए हॉब्स क्या कर रहा है, अलग बड़े बड़े वैज्ञानिकों से मिला, गैलीलियो से मिला, देकार्ते के मित्रों से संपर्क किया इसने, और इसने पता किया कि जो विश्व है पूरा वो क्या है, गतिमान है। जैसे परमाणु में गति होती है, वैसे ही संपूर्ण विश्व क्या है, गतिमान है, चिंतनशील है,
यह आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहां तक कि उसने कहा कि जो मानव का स्वभाव होता है, ठीक है, मानव का स्वभाव जो होता है वो गति के कारण ही होता है। ये चीज उसके चिंतन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रही है। तो ये चार्ट आप जरूर याद रखेंगे। सर्कमस्टांसेस विच इन्फ्लुएंस्ड हॉब्स थिंकिंग। ठीक है, हॉब्स के थिंकिंग पर या हॉब्स के चिंतन पर कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस थे या कौन सी ऐसे सिचुएशंस थी जो हॉब्स के चिंतन को, हॉब्स की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ साइंस, क्योंकि हॉब्स के जन्म के टाइम, ठीक है, डेवलपमेंट हो चुका है साइंस का, और यहाँ पे साइंस में नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं। ठीक है, और ये मिडिवल फिलॉसफी को नकारता है, क्योंकि मिडिवल फिलॉसफी में रिलीजियस को प्रमोट किया गया है और सुपरस्टिशंस को प्रमोट किया गया है, और इसके साथ साथ वहां पर चर्च की भी जो है वो सुपीरियरिटी दिखाई गई है। तो ये चर्च की सुपीरियरिटी को नकारता है, मिडिवल एज की जितनी भी फिलॉसफी है उन सबको नकारता है। ठीक है, इसका अट्रैक्शन साइंस की तरफ था। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें क्या है, हॉब्स के चिंतन पर प्रभाव डाल रही हैं। फिर हॉब्स के चिंतन पर इंग्लैंड का जो सिविल वॉर है वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। फिर ये बहुत सारे लोगों से ट्रेवल्स करता है, बहुत सारे अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेवल्स भी करके देखता है, और अलग अलग लोगों से ये कॉन्टैक्ट भी करता है, जिसमें आपने देखा कि गैलीलियो से मिलता है ये। फिर ये फ्रेंच का जो फिलोसफर है डेकार्टेस, उसके मित्रों से संपर्क करता है, और फाइनली ये आइडेंटिफाई करता है कि जो प्रोसेस होता है, ठीक है, जो मेंटल प्रोसेस है, यहां तक कि कुछ भी नहीं है बल्कि एक मोशन के अलावा ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो दुनिया की जो भी चीजें होती हैं, चाहे फिजिकल हो, चाहे मेंटल हो, चाहे ह्यूमन नेचर हो, ठीक है, वो सब मोशन के थ्रू ही आगे बढ़ती हैं। ठीक है, गतियों के कारण ही आगे बढ़ती हैं। तो ये सारी चीजें उसके चिंतन पद्धति को प्रभावित करती हैं। अब यहां से देखते हैं कि हॉब्स की अध्ययन पद्धति कैसी है। हॉब्स मेथड ऑफ स्टडी। थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति कैसी है, वैज्ञानिक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, हॉब्स ने विशुद्ध भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाया है, जो पूर्णतः तार्किक और बुद्धिवादी दृष्टिकोण था। अब यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि हॉब्स के चिंतन कैसी है या हॉब्स की अध्ययन पद्धति कैसी है। इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि हॉब्स की अध्ययन पद्धति कैसी है। साइंटिफिकली है, ये वैज्ञानिक है, इसका स्टडी मेथड जो है। क्यों वैज्ञानिक है, ये यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हॉब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक क्यों है। क्योंकि हॉब्स के जन्म के समय इंग्लैंड में क्या हो चुका है, इंग्लैंड में साइंस का विकास हो चुका है, विज्ञान का, तर्क का विकास हो रहा है। अंधकार युग की जो विशेषताएं थी, जो मध्यकाल की परंपराएं थी, वो धीरे धीरे अब समाप्त हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आज आपके भी ऊपर, आपके विचारों पर, आपके विचार जो होते हैं, ठीक है, तो वो आपकी परिस्थितियों को निर्धारित करेंगे। आप जिस आइडियाज को आज आज बता रहे हैं, वो आइडिया आपके सर्कमस्टांसेस से प्रभावित होते हैं, आपकी परिस्थितियों से निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो हॉब्स की अध्ययन पद्धति कैसी है, आपको एक चीज समझना है, वैज्ञानिक है, साइंटिफिकली है, जो तर्क पर आधारित है और बुद्धिवाद पर आधारित है। ठीक है, थॉमस हॉब्स मेथड ऑफ स्टडी इज साइंटिफिक। हॉब्स हैज अडॉप्टेड द प्योरली materialistic approach which was completely logical and rational approach। ठीक, rationalistic approach। ठीक है, तो इसका अप्रोच कैसा है, लॉजिकल है और रैशनलिस्टिक अप्रोच को ये अपनाता है। इस प्रकार हॉब्स ने वैज्ञानिक, भौतिकवादी, निगमनात्मक और मनोवैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या हॉब्स की अध्ययन पद्धति जो है निगमनात्मक भी है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, Does Hobbes scientific, materialistic, deductive, साइकोलॉजिकल मेथड्स ऑफ स्टडी। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा अपने माइंड में डाइवर्ट करके रखना है, इसको चीजों को अच्छे से एनालाइज वे में रखना है। आप अपने माइंड को जितना ज्यादा एनालाइज करेंगे, जितना ज्यादा, कहते हैं कि ना, जितना आप दिमाग को अपना ज्यादा दौड़ाओगे उतना ज्यादा ये शार्प होता जाएगा। ठीक है, तो हॉब्स की अध्ययन पद्धति कैसी है, वैज्ञानिक है, भौतिकवादी है, मनोविज्ञान का प्रभाव दिखता है इसमें, यह निगमनात्मक पद्धति पर आधारित है। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। आपको पता होना चाहिए कि डिडक्टिव मेथड क्या होता है और इंडक्टिव मेथड क्या होता है। ठीक है, आगमनात्मक और निगमनात्मक पद्धति क्या होती है। आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट पेपर में आप टीचिंग मेथड में देखते होंगे कि आगमनात्मक पद्धति यहाँ क्या होती है और निगमनात्मक या निगमन की विधि क्या होती है। आगे देखते हैं,
हॉब्स की अध्ययन पद्धति गैलीलियो व फ्रांसिस बेकन की रिजोल्यूशन कंपोजिट पद्धति तथा यूक्लिड की निगमनात्मक तर्क प्रणाली से क्या है, प्रभावित है। आप देखते हैं कि गैलीलियो के, ठीक है, गैलीलियो फ्रांसिस बेकन की रिजोल्यूशन कंपोजिट क्या है, ठीक है। अब कभी कभी यहां से क्वेश्चन पूछता है कि रिजोल्यूशन कंपोजिट क्या मतलब होता है, ठीक है। तो रिजोल्यूशन कंपोजिट का मतलब होता है कि इस अध्ययन पद्धति में किसी भी सिद्धांत का निर्माण करने से पहले क्या किया जाता है, उसके अलग अलग पार्ट को, अलग अलग तत्वों को तोड़ दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और अलग अलग पहले स्टडी की जाती है, फिर उनको क्या कहता है, उनको फिर एक साथ जोड़ करके अध्ययन किया जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए देखें कि जैसे ये क्या है, मान लो एक, ठीक है, ये मान लो एक पेन है, ठीक है। तो इस पेन को अगर स्टडी करना है हमें, ठीक है, इस पेन को स्टडी करना है तो इसके अलग अलग एक एक पार्ट को अलग कर दिया जाएगा, फिर अलग अलग पार्ट का अध्ययन किया जाएगा, फिर इस पार्ट को, सारे पेन के पार्ट्स को जोड़ करके तब हम फिर से एक सिद्धांत का निर्माण करेंगे कि यह किस बेस पर बना हुआ है, इसमें कौन सा मेथड यूज हुआ है कि ये पेन एक बार अलग करने से दोबारा भी ये बन जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, रिजोल्यूशन कंपोजिट का सिद्धांत इसी को कहा जाता है, ठीक है। गैलीलियो और फ्रांसिस बेकन से इसने इस सिद्धांत को एक्सेप्ट किया है। हॉब्स मेथड ऑफ स्टडी is influenced by the Galileo and Francis Bacon resolution composite, the method and Euclid deductive logic system, ठीक है। resolution composite क्या है, in this method of study before creating a theory, ठीक है, कोई theory create करने से पहले various elements are separated, बहुत अलग अलग उसके parts को separate किया जाता है, then theory is created by the combining them, तब कोई थियरी जाके हम कोई कंबाइन करते हैं लास्ट में सारी चीजों को जोड़ करके। सेबाइन के अनुसार हॉब्स की अध्ययन पद्धति कैसी है, वैज्ञानिक है, भौतिकवादी है, निगमनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक है। तो ये सेबाइन बोलता है, इसको आपको स्टेटमेंट है कुछ याद रखने हैं। फिर माइकल ऑक्सफोर्ड के अनुसार हॉब्स की अध्ययन पद्धति कैसी है, दार्शनिक है। फिर प्रोफेसर स्टुअर्ट ने हॉब्स की अध्ययन पद्धति को विश्लेषणात्मक रचनात्मक पद्धति कहा है। तो ये कुछ आपके कोटेशंस हैं, इनको आपको याद रखना है किसने क्या बोला है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको जो बेसिक चीजें आपको बताई गई हैं कि हॉब्स की अध्ययन पद्धति में क्या है, वैज्ञानिक भौतिकवाद है, निगमनात्मक है, मनोवैज्ञानिक है, इन सब चीजों का यह प्रयोग करता है। अकॉर्डिंग टू सेबाइन, हॉब्स मेथड ऑफ स्टडी इज साइंटिफिक, materialistic, deductive and psychological. According to Michael Oxford, Hobbes' method of study is philosophical. Professor Stewart has called Hobbes' method of study as a analytical constructive method, ठीक है। तो ये कुछ स्टेटमेंट हैं जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना है कि किसने क्या बोला है। अब देखते हैं हॉब्स का वैज्ञानिक या यांत्रिक भौतिकवाद, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है यहां से कि हॉब्स का जो अध्ययन पद्धति है उसमें विज्ञान का प्रभाव है उसमें, या फिर उसको कह लें हम वैज्ञानिक भौतिकवाद है, या कह लें कि यांत्रिक भौतिकवाद है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी आपको सीखनी है यहाँ पे। हॉब्स को वैज्ञानिक भौतिकवाद का जनक माना जाता है। देखिए यहां तक कार्ल मार्क्स ने क्या बोला, कार्ल मार्क्स ने बोला कि हॉब्स क्या है, हम सबका पिता है, ठीक है, हम सबका पिता है हॉब्स। क्यों कहता है, क्योंकि भौतिकवाद की या वैज्ञानिक भौतिकवाद की सबसे अच्छी व्याख्या जो है हॉब्स ने की है। अब देखिए इसमें दो पद्धतियों का मिश्रण है। हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकवाद में यह कहें कि हॉब्स के यांत्रिक भौतिकवाद में दो चीजों का मिश्रण पाया जाता है, ठीक है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू मेथड्स, पहला इसने वैज्ञानिक चीजों का मिश्रण किया है, दूसरा इसने भौतिकवाद का मिश्रण किया, ठीक है। साइंटिफिक एंड मटेरियलिज्म, दो चीजें इसने अपने अध्ययन की पद्धतियों में ज्यादा फोकस किया है। अब देखते हैं वैज्ञानिक क्या होता है और साइंटिफिक क्या होता है और मटेरियलिज्म क्या होता है। वैज्ञानिक शब्द का अर्थ क्या होता है, व्याख्या करना किसी चीज की, व्याख्या करने के साथ कार्य कारण संबंध बताना कि कोई भी चीज हो आगे बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है, ठीक है, उसके पीछे क्या रीजन है। तो ये विज्ञान बताता है कि कोई भी चीज या कोई भी कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, क्यों हो रहा है, ठीक है। व्यवस्था और निष्कर्ष निकालना, ये सब प्रवृत्ति किसकी होती है, वैज्ञानिक प्रवृत्ति की होती है कि कंक्लूजन निकालना, सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करना, है ना।
और क्या करना है इसका, द वर्ड साइंटिफिक मीन्स द टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लेन मेक काज इफेक्ट रिलेशंस, ठीक है, काज इफेक्ट रिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ द साइंटिफिक स्टडी, अरेंज द ड्रॉ एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन निकालना भी इसमें एक मेथड माना जाता है इसका। हॉब्स इन्हीं आधार पर अपने राज दर्शन का निर्माण करता है, किस आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर। हॉब्स की अध्ययन पद्धति कैसी है, वैज्ञानिक है, भौतिकवादी है, निगमनात्मक है, ठीक है। जैसे वह सर्वप्रथम मानव स्वभाव का चरित्र का स्टडी करता है और उसके बाद प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है और अंत में कहता है कि समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण करता है। अब देखिए यहां पे उसने क्या किया, उसने जो सामाजिक समझौता का निर्माण किया है, यहां पे थोड़ा सा आप समझते चलेंगे। चलिए यहां पे देखते हैं हॉब्स की अध्ययन पद्धति कैसी है। हॉब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक क्यों है, ठीक है। अब देखिए हॉब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक क्यों है। एक तो आप कह सकते हैं कि सर हॉब्स के चिंतन पर विज्ञान का प्रभाव है, बिल्कुल सही है। हॉब्स के समय क्या है कि हॉब्स के समय विज्ञान का विकास हो चुका है, तर्क का विकास हो चुका है, इसीलिए हॉब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है। तो ये मान सकते हैं, चलो ठीक है, आपका आंसर सीखे। लेकिन हॉब्स ने अपने अध्ययन पद्धति में विज्ञान का प्रयोग किया, तो इसने कैसे किया, ठीक है। अब देखो जो इसने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, थियरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हॉब्स ने जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया उसमें इसने एक स्टेप वाइज चीजों का स्टडी किया, ठीक है। पहले इसने मानव स्वभाव के बारे में स्टडी किया कि मानव का स्वभाव कैसा होता है। फिर इसने बताया कि मानव स्वभाव के प्राकृतिक अवस्था के बारे में इसने स्टडी किया। फिर इसने बताया कि प्राकृतिक कानून क्या होते हैं। फिर इसने बताया कि समझौता कैसे होता है, समझौता क्यों होता है। फिर इसने बताया कि राज्य की उत्पत्ति होती है समझौते के बाद। फिर यह कहता है कि समझौते के बाद जब राज्य की उत्पत्ति हो जाएगी तो उसमें फिर राज्य का स्वरूप कैसा होगा, राज्य का स्वरूप कैसा होगा। अब आप सोचो कि ये चीजें सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है, तो सिस्टमेटिक तरीके से अगर कोई भी चीज चलती है तो इसका मतलब क्या है कि वह वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ रही है, ठीक है। किस तरीके से आगे बढ़ रही है, वैज्ञानिक तरीके से। देखो सबसे पहले हॉब्स ने क्या किया, मानव स्वभाव के बारे में स्टडी किया। उसने देखा कि इंग्लैंड में जो गृह युद्ध चल रहा है वो किस कारण से चल रहा है, मानव के स्वभाव के कारण चल रहा है, मानव के स्वभाव के कारण चल रहा है, ठीक है। उसने कहा कि मानव का स्वभाव क्या होता है, लालची होता है, पाशविक होता है, घृणित होता है, जो हमेशा क्या करता है, शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो शक्ति प्राप्त करने के चक्कर में क्या हो रहा है, हर मनुष्य शक्ति को आगे बढ़ाना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो फैला हुआ है, अराजकता फैल चुकी है। ऐसी स्थिति में जब हर व्यक्ति अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए एक दूसरों के ऊपर अटैक कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर आक्रमण कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ है, ऐसे में क्या हो चुका है, ऐसे सिचुएशन में इंग्लैंड में अराजकता की स्थिति आ चुकी है। तो उसने पहले मानव स्वभाव के बारे में स्टडी कर लिया बेसिकली, ठीक है। अब देखिए मानव स्वभाव का स्टडी उसने कर लिया। अब दूसरी बात वो कह रहा है प्राकृतिक अवस्था या प्राकृतिक अवस्था के बारे में कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था क्या थी, ठीक है। प्राकृतिक अवस्था क्या है, इसने बताया कि प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है राज्य के पहले की अवस्था, राज्य के निर्माण की पहले की अवस्था को इसने क्या बोला, प्राकृतिक अवस्था। यहां तक कि इसने कहा कि जो इंग्लैंड की अवस्था है,
वो एक तरीके से प्राकृतिक अवस्था से कम नहीं थी। ठीक है, तो प्राकृतिक अवस्था आती क्यों है, अब आपको समझना है। प्राकृतिक अवस्था इसीलिए आती है क्योंकि मनुष्य क्या है, शक्ति के पीछे भाग रहा है। ठीक है, मनुष्य अपने स्वार्थ के पीछे भाग रहा है, अपनी शक्ति, अपनी स्वार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में हर व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। जब हर व्यक्ति शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करेगा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में अराजकता की स्थिति आ जाएगी। जब अराजकता की स्थिति आएगी तो यही स्थिति क्या कहला, इसी अराजकता की स्थिति को इसने बोला कि यही क्या है, यही प्राकृतिक अवस्था है, यही प्राकृतिक अवस्था है। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक अवस्था आ गई। अब कह रहा है प्राकृतिक अवस्था में कुछ क्या पता कानून भी हुए होंगे। प्राकृतिक अवस्था में इसने कहा कि कुछ प्राकृतिक कानून थे। ठीक है, फिर ये कहता है कि समझौता हुआ क्यों आखिरकार। समझौता के पीछे कह रहा है कि समझौता इसीलिए हुआ क्योंकि मानव के अंदर क्या है, थोड़े बहुत विवेक भी हो जाता है कभी कभी, इसीलिए व्यक्ति ने अपने जीवन को बचाने के लिए समझौता कर लिया। ठीक है, अराजकता की स्थिति से निकलने के लिए समझौता कर लिया। लेकिन अगर देखा जाए बेसिकली तो हॉब्स ने मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है, मानव स्वभाव के बारे में केवल नकारात्मक पक्ष का वर्णन किया है, इसने निगेटिव साइड्स इसने दिखाया है। ठीक है, लेकिन अंत में कहता है कि मानव के अंदर विवेक भी होता है बहुत कुछ। ठीक है, थोड़ा बहुत विवेक भी होता है। इसी विवेक के तहत मनुष्य क्या करता है, समझौता करता है, और समझौते के तहत क्या होता है, एक राज्य का निर्माण होता है जिससे कि लोगों का जीवन सुरक्षित होता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सारी चीजें उसके जो अध्ययन पद्धति में है वो एक साइंटिफिकली चल रही है। ठीक है, तो इस चीजों को आपको जरूर ध्यान में रखना है कि हॉब्स की अध्ययन पद्धति में क्या है, विज्ञान का प्रभाव है। जैसे उसने सबसे पहले क्या किया, मानव स्वभाव और मानव के चरित्र का स्टडी किया कि मानव का स्वभाव कैसा होता है, ईर्ष्यालु होता है, झगड़ालू होता है, स्वार्थी होता है, जंगली होता है, पाशविक होता है ना, ऐसा बताया। फिर उसके बाद उसने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया कि प्राकृतिक अवस्था में क्या क्या चीजें थी, मानव का स्वभाव कैसा था प्राकृतिक अवस्था में। फिर अंत में कह रहा है कि सामाजिक समझौता क्यों हुआ, समझौते के पीछे क्या कारण थे। इन सब चीजों को वह क्या कर रहा है, इस प्रकार वह क्रम के आधार पर राज्य के निर्माण का प्रयास करता है कि राज्य का निर्माण कैसे होता है, एक एक चीजों का स्टडी करके वह बताता है। पहले मानव स्वभाव के बारे में कहता है, फिर प्राकृतिक अवस्था के बारे में कहता है, फिर प्राकृतिक कानूनों का स्टडी करता है, फिर धीरे धीरे करके फिर अंत में आता है कि राज्य का निर्माण इस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो ये कहता है कि राज्य के हॉब्स बेसिकली कहता है कि राज्य के निर्माण के पीछे क्या है, लोग अराजकता से निकलना चाहते हैं। ठीक है, लोग अराजकता से निकलना चाहते हैं। दूसरी बात, लोगों को अपने प्राणों की सुरक्षा भी करनी है। प्राणों की सुरक्षा करने के लिए लोगों ने क्या किया, सामाजिक समझौता किया या राज्य का निर्माण किया, और अराजकता की स्थिति से बचने के लिए भी ऐसा उन्होंने किया। ठीक है, तो ये चीजें आपको एक बेसिक डिटेल में समझना है। जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी तो आगे हॉब्स के विचार आप आसानी से समझ ले जाएंगे। हॉब्स बिल्ड्स हिज पॉलिटिकल फिलोसफी ऑन दीज वेरी बेसिस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही फर्स्ट स्टडीज ह्यूमन नेचर एंड कैरेक्टर, देन द नेचुरल स्टेट, एंड फाइनली क्रिएट्स द स्टेट थ्रू एग्रीमेंट। इन दिस वे ही बिल्ड्स अ स्टेट ऑन सिक्वेंशियल बेसिस। ठीक है, उसने सिक्वेंशियल बेसिस पर क्या किया है, स्टेट के निर्माण का, ये स्टेट को क्रिएट किया है या स्टेट को बिल्ड किया है। अगर आप देखो साइंस का रूल क्या कहता है, साइंस का रूल यही कहता है ना कि कोई भी चीज एक सीक्वेंस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई चीज फैली है इधर उधर, नहीं, जब तक एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक तरीके से चीजें नहीं चलेंगी तब तक वो साइंस नहीं बन पाएंगी। तो साइंस का रूल होता है कि सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ना। ठीक है, तो हॉब्स ने भी क्या किया है, अपनी अध्ययन की पद्धति में सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया है। पहले सबसे पहले उसने मानव स्वभाव का स्टडी किया है, ह्यूमन नेचर के बारे में स्टडी किया। फिर उसने प्राकृतिक अवस्था के बारे में बोला, स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट ऑफ नेचर में क्या क्या चीजें थी। ठीक है, स्टेट ऑफ नेचर आखिर आया क्यों, है ना, तो मानव के स्वभाव के कारण, तो ह्यूमन नेचर के कारण ही तो आया है प्राकृतिक अवस्था। उसने कहा कि ह्यूमन नेचर कैसा होता है, मानव का स्वभाव स्वार्थी होता है, इसी स्वार्थ के कारण प्राकृतिक अवस्था का निर्माण हुआ। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य के अंदर धीरे धीरे विवेक आता गया, उस विवेक के द्वारा ही क्या किया, मनुष्यों ने इस प्राकृतिक अवस्था से निकलने की कोशिश की, और निकला भी। निकला कैसे, सामाजिक समझौता करके निकला। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में रखनी है अपने। चलिए
अब देखते हैं, ये तो वैज्ञानिक था। अब देखते हैं भौतिकवाद का, इसके अध्ययन पद्धति में भौतिकवाद का प्रभाव कैसे देखने को मिलता है। इस शब्द का अर्थ है धार्मिक अंधविश्वास, नैतिकता और ईश्वर में विश्वास के बजाय वास्तविक वस्तु का अध्ययन करना क्या कहलाता है? भौतिकवाद कहलाता है। देखिए, जो भौतिकवादी विचारक होते हैं वो धार्मिक चीजों में विश्वास नहीं करते, अंधविश्वासों में विश्वास नहीं करते, नैतिकता में विश्वास नहीं करते, ईश्वर में विश्वास नहीं करते। ये विश्वास किस में करते हैं? वास्तविक चीजें, जो चीजें हमारे सामने दिख रही हैं, हमें जो दिखाई दे रही हैं, ठीक है, उन्हीं चीजों में ये विश्वास करते हैं। इनको बोला जाता है भौतिकवादी विचारक या भौतिकवादी। हॉब्स अपने दर्शन में व्यक्ति को वातावरण से अधिक महत्व देता है। ठीक है, इसने व्यक्ति को बहुत ज्यादा महत्व दिया है और उतना महत्व इसने वातावरण को या सर्कमस्टांसेस को नहीं दिया है, या एनवायरमेंट को इसने उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जितना कि इंपॉर्टेंस इसने पर्संस को दिया है या इंडिविजुअल्स को दिया है। ठीक है, तथा मनोवैज्ञानिक कारण के आधार पर समझौते द्वारा शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना करता है। हॉब्स व्यक्ति को अधिक महत्व देता है, इसीलिए क्या है, वह भौतिकवादी है। ठीक है, जो भौतिकवादी विचारक होते हैं वो व्यक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं, ईश्वर को, धर्म को, अंधविश्वास को, नैतिकता को, इन सबको भौतिकवादी विचारक उतना महत्व नहीं देते हैं जितना कि व्यक्ति को महत्व देते हैं। ठीक है, यानी अगर आसान भाषा में समझे तो जो भौतिकवादी विचारक है उनका मेन फोकस किस पर होता है? व्यक्ति के ऊपर होता है। ठीक है, व्यक्ति क्या है? प्राथमिक है, और बाकी चीजें क्या है? सेकेंडरी हैं, बाकी चीजें द्वितीयक हैं। तो इस तरीके से आपको चीजें समझनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मटेरियलिज्म, दिस वर्ड्स मीन्स स्टडीइंग द रियल थिंग इंस्टेड ऑफ रिलीजियस सुपरस्टिशंस, मोरालिटी एंड बिलीफ इन गॉड। ठीक है, तो बिलीफ, गॉड में बिलीफ नहीं करता, ये रिलीजियस में बिलीव नहीं करता, सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करता, मोरालिटी में बिलीव नहीं करता। ठीक है, इन दिस फिलोसफी हॉब्स गिव अ मोर इंपॉर्टेंस टू द पर्सन देन द एनवायरमेंट। ठीक है, एनवायरमेंट ज्यादा ये पर्सन को इंपॉर्टेंस देता है। एंड द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल रीजन ही एस्टैब्लिशेस अ पावरफुल मोनार्की थ्रू द एग्रीमेंट। वह समझौते के द्वारा या एग्रीमेंट के थ्रू एक पावरफुल मोनार्की बनाना चाहता है। पावरफुल मोनार्की बनाने के पीछे उसका एक रीजन है जिससे कि क्राइसिस से निकल सके वो। ठीक है, जो प्राकृतिक अवस्था या स्टेट ऑफ नेचर का जो स्थिति बनी हुई है, ये प्राकृतिक अवस्था की स्थिति बनी हुई है, इस प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए वो एक पावरफुल मोनार्की की बात करता है, शक्तिशाली राजतंत्र के निर्माण की बात हॉब्स करता है। हॉब्स गिव्स अ मोर इंपॉर्टेंस टू द पर्सन सो ही इज मटेरियलिस्टिक। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर रखनी है। अब देखिए, हॉब्स की चीजों को हम बहुत डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे कोई भी आपको शॉर्ट चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, कोई भी चीज आपको कट करके नहीं पढ़ाया जाएगा। जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं पूरी डिटेल में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, हॉब्स भौतिक विज्ञान में प्रयुक्त होने वाली पद्धतियों का प्रयोग राजनीतिक दर्शन व चिंतन में करके राजनीतिक दर्शन को वैज्ञानिक भौतिकवाद का स्वरूप इसने प्रदान कर दिया। ठीक है, अब देखिए, जो चीजें हॉब्स ने, जो चीजें भौतिक विज्ञान में प्रयोग हो रही हैं, जो चीजें फिजिक्स में यूज होती हैं, उसको ये कहाँ यूज कर रहा है? पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिकल फिलॉसफी में कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी में यूज करता है। फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी से ये क्या करता है? ये पॉलिटिकल फिलॉसफी को आगे बढ़ाता है और ये पॉलिटिकल साइंस में इन चीजों को ऐड कर देता है, जिसको ये वैज्ञानिक भौतिकवाद के रूप में सामने ला देता है। ठीक है, हॉब्स पर डेकार्ट का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, जो वैज्ञानिक पद्धति का प्रणेता माना जाता है। ठीक है, ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। हॉब्स का मत था कि भौतिक विज्ञानों की भांति सामाजिक विज्ञानों का भी एक निश्चित पद्धति होनी चाहिए। ठीक है, हॉब्स कह रहा है जैसे कि फिजिक्स वगैरह में, जैसे साइंस में चीजें एक सिस्टमेटिक वे में चलती हैं, वैसे ही सोशल साइंस में भी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में चलनी चाहिए। ठीक है, तो साइंस अलग है और सोशल साइंस अलग है। यहाँ पर डिबेट भी होता है कभी कभी, आपने पढ़ा होगा कि क्या राजनीति विज्ञान विज्ञान है या राजनीति वैज्ञानिक दर्शन है। ठीक है, इनके ऊपर भी डिबेट होता है, तो वो चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे कि विज्ञान है या दर्शन है। ठीक है, हॉब्स यूजेस द मेथड्स यूज्ड इन फिजिकल साइंस in political philosophy and thinking, thus giving political philosophy the form of scientific materialism. Hobbes was greatly influenced by Descartes, who is considered the pioneer of the scientific
methods. Hobbes was the opinion that like a physical science and social sciences should also have a definite method. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हॉब्स के संपूर्ण दर्शन को क्या बोला गया है? भौतिकवाद बोला गया है। भौतिकवाद इसलिए बोला गया है कि इसके संपूर्ण दर्शन पर व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बल दिया गया है, व्यक्ति के ऊपर ज्यादा बल दिया गया है। ठीक है, गैलीलियो की तरह हॉब्स ने अपने दर्शन का केंद्र बिंदु किसको बनाया है? गति को बनाया है। ठीक है, जैसे गैलीलियो ने अपने दर्शन में, अपनी फिलॉसफी में गति को, मोशन को इंपॉर्टेंट माना है। ठीक है, वैसे ही हॉब्स ने भी अपने दर्शन में या अपने अध्ययन की पद्धति में मोशन को इंपॉर्टेंट माना। हॉब्स ने कहा कि गति क्या है? गति ही मनुष्य के जीवन को निर्धारित करती है, यहां तक कि गति क्या करती है? मनुष्य के स्वभाव को भी निर्धारित करती है। ठीक है, हॉब्स के अनुसार संसार की सभी घटनाएं किसके कारण होती हैं? गतियों के द्वारा ही होती हैं। अतः प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझना है तो इन मूल गतियों को समझना पड़ेगा, ऐसा हॉब्स ने बोला है। ठीक है, हॉब्स कह रहा है कि संसार की जितनी भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, इस एंटायर वर्ल्ड में जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, जितने भी चीजें प्रोसेस होती हैं, वो सब किसके थ्रू होती हैं? वो सब मोशंस के थ्रू होती हैं। ठीक है, वो सब मोशंस के थ्रू हैपन होती हैं। अगर हमें वास्तविक रूप में नेचुरल प्रोसेस को समझना है, तो अगर हमें प्राकृतिक प्रक्रियाओं को समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन बेसिक मोशंस को समझना पड़ेगा, हमें गतियों को समझना पड़ेगा कि गति कैसे मानव स्वभाव को प्रभावित करती हैं, गति कैसे संसार को संचालित करने में अपनी भूमिका को निभाती हैं। ठीक है, हॉब्स के दर्शन का उद्देश्य क्या है? हॉब्स के दर्शन का उद्देश्य मनोविज्ञान तथा राजनीति को विशुद्ध प्राकृतिक विज्ञान की तरह बनाना था। हॉब्स चाहता था कि राजनीति विज्ञान कैसा बन जाए? राजनीति विज्ञान जो है प्राकृतिक विज्ञान की भांति बन जाए। ठीक है, यह नेचुरल साइंस की तरह काम करने लग जाए। भौतिक शास्त्र के अंतर्गत या भौतिक शास्त्र के आधार पर हॉब्स ने मनोविज्ञान की रचना की, और मनोविज्ञान के आधार पर इसने क्या किया? तब राजनीति विज्ञान की या राजनीति शास्त्र की इसने रचना की। अब देखिए सिस्टमेटिक तरीके से कैसे हॉब्स जो है स्टडी कर रहा है। पहले ये भौतिक विज्ञान का अध्ययन करता है, फिर भौतिक विज्ञान के आधार पर ये मनोविज्ञान, साइकोलॉजी का स्टडी करता है, फिर साइकोलॉजी के स्टडी के बेस पर क्या करता है? फिर ये साइकोलॉजी के बेस पर ये पॉलिटिकल साइंस का स्टडी करता है। ठीक है, तो ये चाह रहा है कि पॉलिटिकल साइंस भी एक तरीके से नेचुरल साइंस की तरह ट्रीटमेंट करे, नेचुरल साइंस की तरह बिहेवियर करे। ठीक है, या बिहेव करे। इसलिए विलियम जोन्स ने हॉब्स को समुदायवादी मनोविज्ञान का प्रणेता बोला। ठीक है, समुदायवादी मनोविज्ञान का प्रणेता भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसने भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान, फिर राजनीति शास्त्र, इन सब का क्या किया? इसने एक एनालिटिकल वे में, अप्रोच में इसने स्टडी की है। इन सारी चीजों को एक एक करके इसने अपने अध्ययन की पद्धति में मिलाया हुआ है। तो इस तरीके से विलियम जोन्स कहता है कि हॉब्स क्या है? हॉब्स जो है समुदायवाद, मनोविज्ञान, इन सब का क्या है? पिता है या प्रणेता कह सकते हैं। The aim of Hobbes' philosophy was to make a psychology and politics like a pure natural science. ठीक है, Hobbes created psychology on the basis of physics and political science. On the basis of psychology. ठीक है, पहले क्या करता है? पहले ये फिजिक्स के बेस पर साइकोलॉजी का स्टडी करता है, फिर ये क्या करता है? साइकोलॉजी के बेस पर ये पॉलिटिकल साइंस का स्टडी करता है। That is why William Jones has called the Hobbes the pioneer of communitarian and philosophy. ठीक है, communitarian psychology. हॉब्स की संपूर्ण प्रणाली जो है संसार के तीनों भागों को, यानी कि प्रकृति को, पदार्थ को और मनुष्य को, मनुष्य तथा राज्य को, ठीक है, व्याख्या क्या इसके आधार पर करता है? भौतिक सिद्धांतों के आधार पर हॉब्स करता है। यानी कह लें, अगर ये इंपॉर्टेंट स्टार बना ले इसको, कि हॉब्स की संपूर्ण प्रणाली जो है वो किस पर टिकी हुई है? वो भौतिक सिद्धांतों पर टिकी हुई है। इस तरीके से आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, हॉब्स की संपूर्ण प्रणाली जो है या उसका संपूर्ण दर्शन जो है वो किस पर टिका हुआ है? भौतिकता पर टिका हुआ है, भौतिकवाद पर टिका हुआ है। तो आपको इतनी बार चीजें स्टडी करने के बाद मैंने देखो
चाहता तो मैं इसको दो स्लाइड में खत्म कर देता, लेकिन मैंने डिटेल में चीजों को समझाने की कोशिश की है कि जितना ज्यादा आप पढ़ते जाएंगे, जितनी बार बार रिवीजन करेंगे इसको, उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, हॉब्स के अनुसार संसार में पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ठीक है, पदार्थ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। देखिए, भौतिकवादी विचारक जो होते हैं वो पदार्थ पर बल देते हैं। ठीक है, मनुष्य पर बल देंगे, मनुष्य के व्यवहार पर बल देंगे। ठीक है, लेकिन पदार्थों में क्या होता है, लेकिन पदार्थ जो है, मनुष्य जो है, मैटर जो है, या इंडिविजुअल्स जो होते हैं, इनके पीछे क्या रीजन होता है, गति होती है, मोशन होता है। ठीक है, अगर गति नहीं होगी तो ना तो पदार्थ का अस्तित्व होगा, ना ही मनुष्य का अस्तित्व होगा। हॉब्स के लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल एक क्या है, काल्पनिक वस्तु मात्र है, क्योंकि ये आध्यात्मिक चीजों को नहीं मानता है, यह विज्ञान को मानता है। जो विज्ञान को मानता है वह आध्यात्मिक चीजों को नहीं मानता है। ठीक है, तो विज्ञान को मानने वाली चीजें, ईश्वर में विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, ये अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो जो साइंटिफिक चीजों को मानता है वो जो है अंधविश्वास को या अध्यात्म से जुड़ी चीजों को बहुत कम मानता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। हॉब्स एंटायर सिस्टम में जैसे वर्ल्ड, नेचर एंड मैटर एंड स्टेट, ठीक है, ये सब क्या है, हैज बीन एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल। ठीक है, पूरे एंटायर का इसने क्या किया है, हॉब्स ने कहा कि जो पूरा एंटायर सिस्टम है वो किस बेस पर टिका हुआ है, उसका एक्सप्लेनेशन कैसे किया इसने, फिजिकल प्रिंसिपल के बेस पर इसने किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, नथिंग इज ट्रू इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट मैटर। हॉब्स कहता है कि मैटर के अलावा इस धरती पर, इस वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी है वो क्या है, मैटर है, और इस मैटर में क्या होती है, मोशन होता रहता है। ठीक है, अगर मोशन नहीं होगा तो ये मैटर भी किसी काम का नहीं होगा। फॉर हॉब्स, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस इज जस्ट एन इमेजिनरी थिंग। ठीक है, हॉब्स कहता है कि जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो क्या है, एक इमेजिनरी है, एक कल्पना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये साइंटिफिक थिंकर है। तो साइंटिफिक थिंकर जो भी होते हैं वो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव नहीं करते, वो आध्यात्म में बिलीव नहीं करते। सेबाइन कहता है थॉमस हॉब्स पूर्णतः भौतिकवादी था और उसके लिए आध्यात्मिक सत्ता केवल एक क्या है, काल्पनिक वस्तु मात्र थी। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सेबाइन का स्टेटमेंट एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, हो सकता है आप DTSSB की तैयारी कर रहे हो सकता है आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, खास करके ऐसे छोटे छोटे जो कोटेशन होते हैं वो आरपीएससी के एग्जाम में आपको खूब सारा देखने को मिलेगा, या फिर आप अगर बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, मानव स्वभाव का विश्लेषण भी हॉब्स भौतिकवाद के आधार पर ही करता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछता है, अब यहां से क्वेश्चन बनाने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। ठीक है, कि मानव स्वभाव का विश्लेषण हॉब्स ने किस आधार पर किया है, तो मानव स्वभाव का जो अध्ययन किया है, मानव स्वभाव का विश्लेषण जो किया है वो भौतिकता के आधार पर इसने, या भौतिकवाद के आधार पर हॉब्स ने स्टडी किया है। हॉब्स ऑल्सो एनालाइजेस ह्यूमन नेचर ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियलिज्म। इस प्रकार जो है हॉब्स के दर्शन में वैज्ञानिक भौतिकवाद का केंद्रीय स्थान है। यह विज्ञान और भौतिकवाद को, दो चीजों को साथ में लेकर के चलता है। हॉब्स को उदारवाद का दार्शनिक और बेंथम तथा JS मिल का क्या माना जाता है, इसको पूर्वज माना जाता है। ठीक है, द साइंटिफिक मटेरियलिज्म हैज सेंट्रल प्लेस इन द हॉब्स फिलोसफी। हॉब्स कॉल्ड द फिलोसोफर ऑफ लिबरलिज्म एंड द एंसेंटर ऑफ बेंथम एंड मिल। ठीक है, बेंथम और मिल को आगे पढ़ेंगे हम, ये उपयोगितावादी विचारक हैं। इन सब चीजों को आगे देखेंगे हम, अभी आपको यहाँ पे हॉब्स को पढ़ना है। देखिए हॉब्स की वैज्ञानिक पद्धति, अब देखिए इतनी बार आपको ये चीजें देखने को मिल रही है कि हॉब्स की पद्धति कैसी है। हॉब्स की अध्ययन पद्धति भौतिकवादी है, हॉब्स की अध्ययन पद्धति वैज्ञानिक है। हॉब्स के चिंतन में पदार्थों का या मैटर का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। हॉब्स की अध्ययन पद्धति में आध्यात्मिकता का मिश्रण नहीं है, ये आध्यात्म को, ईश्वर को, अंधविश्वासों को नहीं मानता। तो आपके मन में एक आइडिया आपके दिमाग में बन चुका होगा कि हॉब्स कैसा विचारक है, वैज्ञानिक विचारक है। तो वैज्ञानिक विचारक होने के कारण इसने अपनी स्टडी में साइंटिफिक अप्रोच को यूज किया है। ठीक है, चलिए हॉब्स की वैज्ञानिक भौतिकवाद पद्धति की आलोचना करते हुए लियो स्ट्रॉस, ठीक है, लियो स्ट्रॉस कैसा विचारक है, नव परंपरावादी कह लें या नव रूढ़िवादी कह लें। ठीक है,
नियो कंजर्वेटिज्म से रिलेटेड थिंकर है ये, नियो कंजर्वेटिज्म, ठीक है। लियो स्ट्रॉस आलोचना करते हुए कहता है कि गैलीलियो का अनुसरण कर हॉब्स ने भौतिक विज्ञान की पद्धति को राजनीति विज्ञान में लागू तो करना चाहा, परंतु ऐसा करने में वह सफल ना हो सका, क्योंकि भौतिक विज्ञान जो है, क्योंकि भौतिक शासन का विषय प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि राजनीति शास्त्र का विषय क्या है, कृत्रिम पदार्थ है, ठीक है। भौतिक चीजें कहां पे लागू होती हैं, प्राकृतिक पदार्थों में भौतिक विज्ञान का यूज होता है। लेकिन वहीं पर जो लियो स्ट्रॉस कह रहा है कि हॉब्स की अध्ययन पद्धति जो है भौतिकतावाद इसने यूज तो किया, लेकिन ये क्या हुआ, पूरी तरीके से असफल रहा है, ठीक है। तो ये लियो स्ट्रॉस का स्टेटमेंट है, आप इसको याद कर लें एज इट इज, यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है, क्योंकि लियो स्ट्रॉस रूढ़िवादी विचारक है। तो जितने भी रूढ़िवादी विचारक होंगे, जितने भी परंपरावादी विचारक होते हैं, वो हमेशा विज्ञानवाद की, व्यवहारवाद की, तर्क की, इन सब की आलोचना करते हैं। और वही दूसरी तरफ जो वैज्ञानिक विचारक होते हैं, जो भौतिकवादी विचारक होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो परंपरावाद की आलोचना करते हैं। परंपरावादी जो है विज्ञानवादी की आलोचना करते हैं, विज्ञानवादी जो है वो परंपरावादी की आलोचना करते हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के आलोचक हैं, ये आपको समझ के चलना है। अब हम देखते हैं हॉब्स का राजनीतिक विचार या इसके पॉलिटिकल व्यूज कैसे हैं, पॉलिटिकल आइडियाज क्या हैं, एक एक करके हम, मेन यही है, ठीक है। मेन क्या है, हॉब्स का राजनीतिक विचार है, क्योंकि इसमें हम हॉब्स के राजनीतिक विचार में क्या क्या पढ़ेंगे, मानव स्वभाव के बारे में पढ़ेंगे, राज्य के बारे में पढ़ेंगे, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और सामाजिक समझौते का सिद्धांत कैसे आया, क्यों आया, क्या रीजन था इन सब के पीछे लाने के लिए, ठीक है। तो एक एक करके हम यहाँ पे इसका स्टडी करने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, देन नेक्स्ट क्लास में हम चीजों को, हॉब्स का राजनीतिक विचार जो है उसको अच्छे तरीके से नेक्स्ट वाले वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। हॉब्स ने अपने राजनीति चिंतन में अरस्तुवादी व मध्ययुगीन दोनों परंपराओं को नकार दिया, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पे कथन कारण वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, कथन और कारण वाले क्वेश्चन। कुछ लोग कह रहे हैं सर कथन कारण के क्वेश्चन नहीं आए हैं इस बार, भैया इस बार नहीं आए, हो सकता अगली बार आएगा, ऐसा तो उसने एनटीए ने कहा नहीं कि हम कथन और कारण के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं कि एक बार जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया वो अगली बार क्वेश्चन ना आए। इसके पहले वाले पेपर में कथन कारण के क्वेश्चन आए हैं, 2023 के पेपर में कथन कारण के क्वेश्चन आए हैं, अब तक कथन कारण के क्वेश्चन आते रहे हैं। तो कथन और कारण, रीजन असर्शन के क्वेश्चन हमेशा आएंगे, इसकी रिलेवेंसी कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रख के चलिए। तो यहां से कथन और कारण के क्वेश्चन बन सकते हैं कि हॉब्स ने जो अपनी राजनीति विज्ञान या जो अपनी अध्ययन की पद्धतियां अपनाई है, उसमें उसने अरस्तु के और मध्ययुगीन परंपराओं का समर्थन किया है, अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो समर्थन नहीं किया, बल्कि इसने अपने चिंतन में क्या किया है, अरस्तु के दृष्टिकोण को नकार दिया है, और मध्ययुगीन की जो परंपराएं थी, जो रूढ़ियां थी, जो अंधविश्वास थे, उनको भी इसने क्या कर दिया है, नकार दिया है। तो ये चीज आपको समझ के रखना है, ठीक है। अरस्तु राज्य को क्या मानता था, प्राकृतिक व स्वाभाविक संस्था मानता था, और वहीं दूसरी तरफ मध्य युग में राज्य को क्या माना गया है, ईश्वर का अवतार माना गया है, या राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है कि राज्य को किसने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है। तो ये दो मान्यताएं हैं, इन दोनों मान्यताओं को खंडन करता है कौन, हॉब्स। हॉब्स कहता है कि राज्य ना तो प्राकृतिक संस्था है और ना ही यह ईश्वर द्वारा बनाया गया संस्था है, बल्कि हॉब्स कहता है कि राज्य का निर्माण एक समझौते के द्वारा हुआ है, यानी समझौते के द्वारा हुआ है। तो राज्य कैसा है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है, स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। राज्य को क्या मानता है, राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे, कृत्रिम या आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन मानता है। जबकि वहीं अरस्तु ने क्या माना था, अरस्तु ने राज्य को क्या माना, प्राकृतिक संस्था माना, ठीक है। और वही मध्य युग में क्या माना गया था, इसको मध्य युग में बताया गया कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, ईश्वर ने बनाया है राज्य को, तो राज्य का विरोध कोई नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तो ये मध्ययुगीन परंपराओं का विरोधी है, और अरस्तु के विचारों का भी ये विरोध करता है, खास करके राज्य के संबंध में जो अरस्तु ने विचार दिए हैं उनका, ठीक है। अब हॉब्स इन दोनों के विपरीत राज्य को क्या मान रहा है, कृत्रिम मान रहा है, आर्टिफिशियल मान रहा है, ठीक है।
हॉब्स इन दोनों के विपरीत राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है। हॉब्स ही नहीं, आपको एक दिमाग बैठा कर रखना है कि जितने भी उदारवादी विचारक हैं, कौन से विचारक? उदारवादी विचारक, ठीक है। जितने भी उदारवादी विचारक हो, चाहे वो नव उदारवादी हो, चाहे जैसे विचारक हो, ठीक है, जितने भी उदारवादी विचारक हैं, सभी ने राज्य को क्या माना है? राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है। राज्य को एक कृत्रिम संस्था माना है। ये स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशंस, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। हॉब्स रिजेक्टेड बोथ अरिस्टोटेलियन एंड मिडिवल कॉन्सेप्ट इन हिज पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। हॉब्स ने अपने पॉलिटिकल थॉट में अरिस्टोटल के आइडियाज को और मिडिवल कॉन्सेप्ट को नकार दिया है, डिनाई कर दिया है या रिजेक्ट कर दिया है। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं। अरिस्टोटल कंसिडर द स्टेट टू बी अ नेचुरल एंड इंस्टिंक्टिव। अरिस्टोटल ने क्या बोला? स्टेट क्या होता है? स्टेट इज अ नेचुरल, स्टेट इज अ इंस्टिंक्टिव। एंड ऑन अदर हैंड, और वहीं दूसरी तरफ क्या माना गया? द थियरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट, ठीक है। थियरी ऑफ डिवाइन ओरिजिन ऑफ द स्टेट में स्टेट को क्या माना गया? प्रिविलेंट इन द मिडल एज, ठीक है। जो कि मिडल एज में यह माना गया कि जो स्टेट है उसकी ओरिजिन कैसे हुई है? डिवाइन ने किया, उसको ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। तो हॉब्स ने क्या किया? इन दोनों सिद्धांतों को, इन दोनों थियरी को हॉब्स ने नकार दिया। हॉब्स ने कहा कि स्टेट क्या है? स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन, नॉट अ डिवाइन, नॉट अ सुपरस्टिशन, नॉट अ नेचुरल, ठीक है। तो हॉब्स के बारे में आपको इतनी चीजें समझनी है कि हॉब्स ने राज्य को क्या माना है? स्टेट को आर्टिफिशियल माना है, कृत्रिम माना है। कृत्रिम कैसे माना है? अब देखो, हॉब्स कहता है कि राज्य का निर्माण मनुष्यों ने अपने फायदे के लिए आपसी समझौते के द्वारा किया। कौन सा फायदा? फायदा यह कि व्यक्ति के प्राणों की सुरक्षा हो सके। व्यक्ति ने अपने प्राणों की सुरक्षा करने के लिए, ठीक है, अपने प्राणों की सुरक्षा करने के लिए क्या किया? राज्य का निर्माण किया। तो यह व्यक्ति का फायदा था। देखिए, एक तरफ हॉब्स कह रहा है कि व्यक्ति क्या होता है? व्यक्ति लालची है, स्वार्थी है, घृणित है, पशु के समान है। लेकिन वही दूसरी तरफ कह रहा है कि हॉब्स कहता है बाद में आगे चल के कि व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर विवेकशीलता भी पाई जाती है, व्यक्ति के अंदर तर्क भी पाया जाता है, तभी तो तर्क के माध्यम से उसने अपने जीवन को बचाया। अगर वो जंगली जानवर की तरह ही होता हमेशा, तो वो समझौता क्यों करता? है ना? तो ये चीजें आपको समझनी है। तो हॉब्स ने मानव के स्वभाव के बारे में बताया तो है कि मानव का स्वभाव लालची होता है, पाशविक होता है, घृणित होता है, जंगली जानवर की तरह होता है। लेकिन उसने अंत में बताया कि ये सब होने के बावजूद भी व्यक्ति के अंदर थोड़ा बहुत तर्क होता है। इसी तर्क के माध्यम से व्यक्तियों ने सामाजिक समझौता किया, राज्य के निर्माण की बात की, अपने प्राणों की सुरक्षा की बात की, ठीक है। अब देखिए, राज्य क्या है? राज्य का निर्माण किसने किया? मनुष्य ने किया। किस लिए किया? अपने फायदे के लिए। फायदा कैसा उसका? फायदा ऐसा कि उसके अधिकारों को, उसके जीवन की सुरक्षा हो सके, ठीक है। अरस्तु के विपरीत हॉब्स का मानना था कि राज्य जो है सदजीवन के लिए नहीं आया है, बल्कि यह सुरक्षा के लिए है। किसकी सुरक्षा के लिए? व्यक्तियों की प्राणों की सुरक्षा के लिए, ठीक है। व्यक्ति के प्राणों की सुरक्षा के लिए जो है राज्य का निर्माण हुआ है। वहीं अरस्तु ने क्या बोला? अरस्तु ने कहा कि यार, राज्य का जो निर्माण हुआ है ना, वो जो है सदजीवन के लिए, जीवन अच्छा बन जाए इसके लिए हुआ है, ऐसा अरस्तु ने बोला। लेकिन हॉब्स ने कहा नहीं, यह व्यक्ति के सदजीवन को अच्छा करने के लिए नहीं है, व्यक्ति के जीवन को सुधारने के लिए नहीं है राज्य आया है, बल्कि राज्य का काम क्या है? कि व्यक्ति के प्राणों की सुरक्षा करना या व्यक्ति की सुरक्षा करना, इतना ही है, ठीक है। क्योंकि मानवों के बीच मित्रता नहीं होती, बल्कि क्या होती है? शत्रुता पाई जाती है। इसी शत्रुता को समाप्त करने के लिए, इसी शत्रुता से एक दूसरे को बचाने के लिए राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने एक सामाजिक समझौते के द्वारा किया है, ठीक है। हॉब्स के अनुसार राज्य का अंतिम स्रोत कौन है? देखिए, हॉब्स के अनुसार राज्य का अंतिम स्रोत क्या है? अंतिम स्रोत है मनुष्य का आत्म रक्षा का अधिकार है। अब देखो, हॉब्स ने कहा कि राज्य का केवल एक ही काम होगा, दूसरा कोई काम नहीं है। राज्य का काम क्या है? कि मनुष्य के जीवन को बचाना, मनुष्य का आत्मरक्षा करना, ठीक है। अगर
हॉब्स कहता है अगर यही राज्य मनुष्य के आत्मरक्षा नहीं कर पाता, मनुष्य के प्राणों की सुरक्षा नहीं कर पाता, तो राज्य को समाप्त किया जा सकता है। राज्य को समाप्त किया जा सकता है कब? जब यह मनुष्य के प्राणों की सुरक्षा नहीं कर पाता, और इसके अलावा राज्य का विरोध, हॉब्स कहता है किसी भी परिस्थिति में राज्य का विरोध नहीं किया सकता। केवल एकमात्र ऐसी परिस्थिति जब राज्य व्यक्ति के प्राणों की सुरक्षा करने में असफल हो जाए, विफल हो जाए या फेल हो जाए, तभी व्यक्तियों को राज्य का विरोध करने का अधिकार है, राज्य के खिलाफ बोलने का अधिकार है। अन्यथा व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि वह राज्य के विरोध में या राज्य के खिलाफ बोल सके। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, क्योंकि ये नेट के पेपर में आया हुआ, इसलिए मैं आपको बार बार फोकस करके यही चीज बता रहा हूं। चलिए, which was created by humans through mutual understanding for their own benefits. Unlike Aristotle, Hobbes believed that the state is not for good life but security. ठीक है, स्टेट क्यों आया है? क्योंकि सिक्योरिटी के लिए आया है, जबकि अरिस्टोटल कहता है कि गुड लाइफ के लिए आया है। ठीक है, तो हॉब्स कहता है कि राज्य का जो मोटिव है, स्टेट का जो मोटिव है, वो केवल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, गुड लाइफ प्रोवाइड नहीं करना। ठीक है, बिकॉज देयर इज एनिमी एंड नॉट फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमंस। अकॉर्डिंग टू हॉब्स, द अल्टीमेट सोर्सेस ऑफ द स्टेट इज मैन्स राइट टू सेल्फ डिफेंस। ठीक है, सेल्फ डिफेंस करना क्या है? स्टेट का एक अल्टीमेट गोल है, एक अल्टीमेट सोर्स है। अगर स्टेट जो है ये सेल्फ डिफेंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, या व्यक्ति के आत्मरक्षा का निर्माण नहीं कर पाता, या व्यक्ति के प्राणों की सुरक्षा नहीं कर पाता, तो स्टेट को भी समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये चीजें जो है हॉब्स के चिंतन पर राज्य को लेकर के बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, हालांकि देखिए अब यहां पे हमारे सामने है मानव स्वभाव के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि हॉब्स कहता है मानव का स्वभाव कैसा होता है। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था कैसी अवस्था है, क्या है ये, क्यों बनाई गई, प्राकृतिक अवस्था और प्राकृतिक कानून क्या होते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि सामाजिक समझौता क्या है, सामाजिक समझौते का कारण क्या है, क्यों आया ये सामाजिक समझौता, रीजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्यों आया। फिर हम पढ़ेंगे सामाजिक समझौते के द्वारा जो राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ द स्टेट बाय द सोशल एग्रीमेंट, नहीं सोशल एग्रीमेंट ऑब्लिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दोनों कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश में सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में देखने को मिलता है, बट एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, चलिए फिर लास्ट में कहता है कि राज्य का स्वरूप कैसा होगा, फॉर्म ऑफ द स्टेट। तो एक एक करके ये स्टडी किया गया है। पहले उसने क्या किया है, मानव स्वभाव के बारे में स्टडी किया है, फिर प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताया है, फिर प्राकृतिक अधिकार के बारे में, नेचुरल राइट्स के बारे में, फिर समझौते का क्या कारण है, फिर समझौते के द्वारा राज्य कैसे आता है, फिर राज्य का स्वरूप कैसे होगा। समझौता तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद राज्य बनेगा कैसा, क्या राज्य उदारवादी बनेगा, क्या राज्य जो है आदर्शवादी राज्य होगा, या राज्य जो है निरंकुश होगा। ठीक है, इन सब चीजों का एक एक करके हम स्टडी करेंगे अगले पार्ट में। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और चीजों को हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम चीजें आपको प्रोवाइड कर पाएं, और जो चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है बहुत डिटेल में प्रोवाइड की जा रही है। आपको बहुत ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है कि आप ओपी गाबा पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, बहुत ज्यादा चीजें आप बुक्स के चक्कर में ना पढ़ो। ठीक है, बुक्स आपके पास ना, तो अगर आपके देखिए, अगर मैं ये मानता हूं कि अगर आपके अंदर इतनी ज्यादा एबिलिटी है, ठीक है, आपके अंदर अगर क्षमताएं हैं, तो आपको किसी भी टीचर के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं। पहली बात, आप बुक पढ़ के भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बुक पढ़ के आप बिना कोचिंग किए पेपर नहीं पास कर सकते। आप बिना पढ़े हुए कोचिंग पास, बिना क्या कहते हैं कोचिंग किए हुए एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। मैंने 13 बार एग्जाम क्लियर किया हुआ है, मैंने कभी भी आज तक कोचिंग नहीं ली नेट के लिए कि कोचिंग लिया हूं कि हाँ भाई चलो कोचिंग पढ़ के हमने क्लियर किया। नहीं, पॉलिटिकल साइंस है, कोई तोप नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है। पहली बात आपको समझना है। ठीक है, कहानियां लिखी हुई हैं, उस कहानियों को पढ़ना है, कहानियों को समझते हुए चलना है, बस चीजों को याद रखना है अपने माइंड में, कॉन्सेप्ट को सीखना है, क्या सही है क्या गलत है यही आइडेंटिफाई करना है। और इसमें कोई आपको ना तो फॉर्मूले याद रखने हैं, ना कोई ट्रिक्स है इसका बेसिक। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है। और बुक अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़िए, और वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो से भी आप जुड़े रहें, और कोशिश करिए कि आप जैसे कोई चैप्टर आगे स्टार्ट होने वाला है तो उसके पहले आप चीजों को पढ़ के आए थोड़ा सा, जिससे कि जब चीजें पढ़ाई जाएंगी तो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो इतना अब मिलते हैं हम, अब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि चीजें आगे क्या क्या होंगी और हम किन किन चीजों का आगे स्टडी करेंगे, ठीक है, उनके बारे में हम देखेंगे। मानव स्वभाव के ऊपर हम देखेंगे सबसे पहले, फिर मानव स्वभाव के बारे में, उसके बाद प्राकृतिक अवस्था कैसी है क्या है, इन सब के बारे में एक एक करके हम स्टडी करने वाले हैं। और हम 2-3-4 पार्ट तक मैक्सिमम जाएगा, ये 4-5 घंटे की वीडियो होंगी। और शॉर्ट में नहीं पढ़ाया जा रहा है, फिर से आप ध्यान रखेंगे, शॉर्ट में पढ़ाया होता मैंने तो 1 घंटे में हॉब्स पढ़ा देता, 1 घंटे में लॉक, 1 घंटे में रूसो, ठीक है। मेरे चैनल पर आपको 121-122 वीडियोज पड़ी मिलेंगी, लेकिन अभी तक उसमें केवल एक ही टॉपिक पूरी तरीके से क्लियर है, पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है। आप दूसरे चैनल पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि 120 वीडियो में सारे 10 यूनिट कवर कर दिए गए, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं होता, ठीक है। आप ऐसे तो पढ़ के निकल जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। चलिए आप लोग पेशेंस करें, पेशेंस बना के रखें और अपनी प्रिपरेशन को दिसंबर वाले एग्जाम के लिए तैयार रखें अपने आप को, और 100 डेज का टारगेट बना के चलें, जिससे कि आप एक अपना अप्रोच बना सकें, एक आने वाले शेड्यूल में अपने आप को ढाल सकें। अगर आप शेड्यूल नहीं बना के चलते तो यकीन मानिए कि आप जो है अपने लिए बहुत बड़ी ब्लंडर भूल करने वाले हैं। तो आप कोई भी मिस्टेक ना करें, 100 दिन का टारगेट जरूर लेके चलें और इस 100 डेज में आप अपनी स्ट्रेटेजी जरूर बना के रखें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।